दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय, एक ज्योतिषी। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर एक रोचक कुंडली लेकर आया हूँ। कुंडली एक ऐसी व्यक्ति की है जिसने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केवल डिग्री लेने देने की नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से कई इनोवेशन हो सकते हैं, कई स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और बच्चों का भविष्य निखारा जा सकता है। हाँ, मैं सोनम वांगचुक की ही बात कर रहा हूँ। मित्रों, सोनम वांगचुक आजकल कई कारणों से चर्चा में हैं, न्यूज़ में हैं। इनकी पृष्ठभूमि लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं। एक शिक्षाविद, एक पर्यावरण के प्रति समर्पित व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो जन कल्याण के लिए आवाज़ भी उठा सकता है। वैसे तो बड़ा आत्मसंयम, बड़ा मधुर वार्तालाप, बहुत सम्मोहक सा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे संघर्ष करना भी जो जानता है, उसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण आज मैं कर रहा हूँ। इनके उपलब्धियों की चर्चा मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। मैं करूँगा जन्म कुंडली का विश्लेषण। जन्म कुंडली बनाने में मुझे थोड़े इनके चेहरे को देखकर, इनके आचरण को देखकर थोड़े बहुत यथोचित संशोधन करने पड़े हैं। तब जाके जो कुंडली बनी है वह आपको सामने दिख रही होगी। यह कुंडली तुला लग्न की है और तुला लग्न में केतु बैठा है। 10वें भाव में एक विचित्र संयोग बन रहा है। उच्च का बृहस्पति, शुक्र और मंगल, 11वें भाव में सूर्य और बुध है। 5वें भाव में चंद्रमा है कुंभ का पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में, और 7वें भाव में राहु, 6ठे में मीन राशि का शनि। इस कुंडली के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के कुंडली का मूल्यांकन, उसका एनालिसिस, उसकी समीक्षा, उसका विवेचन कैसे किया जाता है। लग्न से शुरू करते हैं। तुला लग्न, संतुलित व्यक्ति, मधुर व्यक्ति, ज़्यादा अनावश्यक संघर्ष नहीं करने वाला व्यक्ति, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए, बात सिद्धांतों की आ जाए तो वहाँ वह किसी भी प्रकार के संघर्ष से पीछे नहीं मुड़ने वाला व्यक्ति। महात्मा गांधी की कुंडली भी तुला लग्न की ही कुंडली है। हम बात करेंगे इनके नक्षत्र की भी। इनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वह अजा एक पदा है। यह रुद्र का रहस्यमय रूप भी कहते हैं। शिव का एक रूप है रुद्र, और रुद्र का रहस्यमय रूप को अजपदा कहते हैं। अज मतलब अजन्मा, जो मृत्यु से परे है, जो जन्मा ही नहीं है, और एक पदा मतलब एक पद पर। यह भी एक प्रतीकात्मक है। इसमें त्याग की भावना है, इसमें तप की भावना है, इसमें तपश्चर्या की भावना है, और इसमें संसारिक चीज़ों से उठकर उस ब्रह्मांड के ऊर्जा से, उस नियंता से एक सामंजन बैठाने की भी बात है।
इसका स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति देवताओं का गुरु है। वह लोगों को अध्यात्म की ओर अधिक प्रेरित करता है। कुंडली में ऐसी बातें मुझे दिखती है। यह केवल नाम कमाने की कुंडली नहीं है, यह केवल पैसा कमाने की कुंडली नहीं है, बल्कि इस कुंडली में व्यक्ति अभ्युदय की कामना छोड़कर निःश्रेयस की ओर भी आगे बढ़ जाता है। मतलब आत्मबोध प्राप्त करने की बात, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की बात जरूर करता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है अंदर से। अंदर और बाहर में बड़ा फर्क होता है। बाहर से समुद्र शांत दिख सकता है, लेकिन हलचल मची है अंदर। शांत है समंदर, उभरेगा एक बारगी ही तूफान वह, जो मचल रहा अभी अंदर ही अंदर। ऊपर से देखने में सोनम शांत लग सकते हैं, लेकिन विचारों की हलचल, विचारों का स्पंदन, मनन और चिंतन लगातार अनवरत निरंतर होता रहता है। विचारों का तूफान आया रहता है अंदर, और संभवतः इसी कारण इनकी पहचान थोड़ी अलग है। ये विचारों से खेलते हैं। इनकी एक और विशेषता है, वह है इनोवेशन की। हिंदी में इसे नवाचार कहते हैं। एक विधि है किसी कुंडली के विश्लेषण करने की। वह है कि किसी व्यक्ति का कुंडली में सबसे इंस्ट्रूमेंटल कौन सा ग्रह है और कौन सा नक्षत्र है। इसको देखने का तरीका यह है कि पहले कोई भी ग्रह को देखिए कि वह किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी किस नक्षत्र में है, उसका स्वामी किस नक्षत्र में है, और अल्टीमेटली वह कहाँ जाता है। ऐसे लगभग सभी ग्रहों को देखिए। उदाहरण स्वरूप इनकी कुंडली में हम देखते हैं कि शुक्र, जिसकी महादशा भी चल रही है अभी, शुक्र अश्लेषा में है। अश्लेषा का स्वामी बुध होता है। बुध केतु के नक्षत्र मघा में है, और केतु बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में है। मतलब अंततोगत्वा बृहस्पति। और ऐसा एक ग्रह से नहीं। अब आप बृहस्पति को खुद देख लीजिए। बृहस्पति पुनर्वसु में है, उसका स्वामी क्या? बृहस्पति। अब आप राहु को देख लीजिए। राहु कहाँ है? भरणी में। भरणी का स्वामी क्या होता है? शुक्र। और शुक्र अभी अभी हमने बताया वह बुध के नक्षत्र में, और बुध बृहस्पति के नक्षत्र में। तो अंततोगत्वा बृहस्पति। और केतु को भी देख लीजिए। केतु विशाखा नक्षत्र में है, उसका स्वामी भी बृहस्पति है। मतलब अंततोगत्वा जो सबसे इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है वह है बृहस्पति। इसे D9 से भी निकाला जाता है। और जब D9 से मैंने सोनम वांगचुक की इंस्ट्रूमेंटल प्लैनेट और इंस्ट्रूमेंटल नक्षत्र निकालने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि बुध सबसे इंस्ट्रूमेंटल है D9 में। अब देखिए, यह संयोग ही है कि वैसा व्यक्ति जो बृहस्पति और बुध दोनों से गाइडेड है, दोनों उसके इंस्ट्रूमेंटल ग्रह हैं। बुध तीक्ष्ण बुद्धि का द्योतक है, वाणी का द्योतक है, इनोवेशंस का द्योतक है। कहते हैं कि वांगचुक तो इनोवेशंस के पर्याय हैं। कई इनोवेशंस इन्होंने किए हैं, और कुछ वैसे नवाचार और इनोवेशंस के लिए तो इन्हें न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी कुंडली में अभी शुक्र में राहु की अंतर्दशा चल रही है। यह समय अंदर की हलचल की है, बाहर की हलचल की है। राहु तो इस तरह की हलचल प्रदान करता ही करता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इनका जो सूर्य है वह सिंह राशि में है, वह वर्गोत्तम भी है। इनका बृहस्पति भी वर्गोत्तम है, और आने वाली जो दशा है वह सूर्य की दशा होने वाली है। सूर्य की दशा में सूर्य सौरमंडल का राजा होता है। इन्हें किसी प्रकार की सत्ता प्राप्त होने वाली है। यद्यपि
यह जो व्यक्ति है यह सत्ता से दूर भागता है और देश समाज के कल्याण के लिए कोशिश करता है अनवरत, निरंतर, लगातार। लेकिन जब सूर्य की महादशा आएगी, वह कब आएगी? 2035 में। तो परिस्थितियां इस तरह से करवट लेंगी, परिस्थितियां इस तरह से बदलेंगी, समय इस तरह से बदलेगा कि इन्हें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद मिल सकता है। मसलन क्या? मसलन मुख्यमंत्री, मसलन गवर्नर, मसलन कोई वैसे बड़े पद इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। मुझे इनका भविष्य वैसा ही दिखता है। एक बात मैं और बता दूं, मुझे नहीं पता कि इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। इनका जो 7th हाउस है वह पीड़ित है। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का स्वामी मंगल होता है। मंगल 10th हाउस में नीच का है, लेकिन उसका नीचत्व भंग होता है और दो बहुत शुभ ग्रह के साथ है, बृहस्पति और शुक्र के। तो या तो इनका विवाह विलंब से होगा, या इनका विवाह केवल संतान पैदा करने के लिए नहीं होगा। इनका विवाह आध्यात्मिक स्तर से उठान प्राप्त करने के लिए, ऊर्ध्वगमन के लिए, कोई एक वैसी महिला से जो बाहर से भले ही कामकाजी दिखती हों, साइंस की विद्यार्थी दिखती हों, लेकिन बहुत आध्यात्मिक स्तर की होंगी। उनसे वैचारिक मतभेद इनके हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म की ओर अग्रसर करने में उनका बहुत बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है, बहुत बड़ा रोल उनका हो सकता है। क्योंकि जो 7th हाउस का लॉर्ड है वह दो वैसे ग्रहों के साथ है जो अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, शुक्र और बृहस्पति। तो आइए, आज का समय पूरा हुआ सोनम वांगचुक की कुंडली चर्चा से। ऐसे ही चर्चा के साथ मैं रोज़ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। गुजारिश है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और उसके आगे क्या करना है यह बताने की ज़रूरत नहीं, अपनी कृपा बरसाते रहिए। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए।